नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। दरअसल नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आपकी क्लास मिस हो रही है बार बार। ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपकी क्लास मिस हो, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से ऐसा हो रहा है। तो आप परेशान ना हो, आपकी क्लास लगातार आती रहेगी। 1-2 दिन की छुट्टी बीच में होती है, तो उससे आप परेशान ना हो, ठीक है। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चित्रकला के तत्व, ठीक है। ये 6 होते हैं, आपको बताया है पहले भी। अंग, तत्व और सिद्धांत 6 होते हैं। हमने रेखा को डिफाइन कर लिया है, रूप को डिफाइन किया है, रंग को भी डिफाइन कर लिया है, तान भी हो गई है। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है पोत, ठीक है। पोत क्या है? देखो, जो पोत है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, और यहाँ से आपका हर बार, ठीक है, हर बार 100% पोत तो आपका पूछता ही है एग्जामिनर, ठीक है। तो पोत क्या है? पोत आपका धरातल का गुण कहलाता है। धरातल का गुण, ठीक है। धरातल का गुण आपका पोत कहलाता है। कैसे? जैसे आपके पास ये धरातल है, कैनवास मान लो आप, कैनवास। कोई आपके पास पाषाण भित्ति है या दीवार है कमरे की, ये दीवारें हैं, ये क्या है? सब आपका क्या है? धरातल है। तो इस धरातल को हम जब स्पर्श करके महसूस करते हैं, स्पर्श करके महसूस करते हैं, ये चिकना है, खुरदुरा है, उबड़ खबड़ है, किस तरह का है, तो हमें इसे हाथ से महसूस कर लेते हैं किस तरह का है। तो जो उसका वो खुरदुरापन या उभारपन, गहरापन क्या है, जो उसका गुण है, वही हमारा धरातल कहलाता है। सॉरी, धरातल नहीं, पोत कहलाता है। वो पोत कैसी है? खुरदुरी है, समतल है, सपाट है, कैसी है? तो वही आपकी धरातल का गुण कहलाती है। पोत आपकी धरातल का गुण हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पोत से निकलते हैं कि पोत पोत कितनी प्रकार की होती है। तो आपकी जो ये पोत है, पोत के प्रकार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पोत के प्रकार प्रकार जो आपकी पोत है, पोत 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की 3 प्रकार की पोत होती है आपकी। नंबर 1, यहां देखो एक बार। नंबर 1, प्राप्त पोत। प्राप्त पोत। नंबर 2, अनुकृत पोत। अनुकृत पोत। और नंबर 3 आपकी सर्जित पोत। सर्जित पोत। ये 3 प्रकार की पोत है आपकी, पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो गया कि पोत क्या है, तो आपका धरातल का गुण आपका पोत कहलाता है। पोत कितने प्रकार की है आपकी? पोत 3 प्रकार की होती है, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और आपकी सर्जित पोत, ठीक है। ये 3 प्रकार की पोत है आपकी। सही से दिख रहा है? धुंधला है? ठीक है। तो प्राप्त पोत, अब क्वेश्चन ये होता है कि प्राप्त पोत क्या है आपकी। तो आपकी जो प्राप्त पोत है वो है आपकी जो पोत स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्वतः मतलब कि जैसे आपकी प्रागैतिहासिक काल में भित्ति गुफाएं है आपकी, ठीक है। कोई भी गुफा है आपकी, उसमें जो भित्ति मिली है हमें, जिस पे आदि मानव ने चित्र बनाए हैं, तो वो कैसी पोत थी? वो स्वतः प्राप्त, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई पोत है, वो आपकी प्राप्त पोत कहलाती है। जो स्वतः प्राप्त होती है वो आपकी प्राप्त पोत होती है, ठीक है। इसका अच्छा उदाहरण आप जो पाषाणकालीन गुफाएं हैं हमारी, वो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है इसका, ठीक है। अब आती है आपकी अनुकृत पोत। अनुकृत पोत कैसी होती है? जो अनुकरण करके बनाई जाती है। अनुकरण, जो पोत अनुकरण करके बनाई जाती है, अनुकरण करके बनाई जाती है, वो आपकी अनुकृत पोत कहलाती है। अनुकरण होता है नकल, ठीक है। अनुकरण होता है नकल। जो पोत अनुकरण करके या नकल करके बनाई जाती है, आपकी अनुकृत पोत कहलाती है। और इसका अच्छा उदाहरण है आपका कंपनी शैली।
जो आपकी कंपनी शैली है, कंपनी शैली में आपकी जो अनुकृत पोत है, कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है, अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है, पोत का प्रयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, ठीक है। अनुकृत पोत आपकी अनुकरण द्वारा या नकल के द्वारा करके बनाई जाती है, आपकी अनुकृत पोत कहलाती है। प्राप्त पोत आपकी जो स्वयं प्राप्त होती है, प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, आपकी प्राप्त पोत कहलाती है। अनुकृत पोत नकल के द्वारा या अनुकरण के द्वारा बनाई जाती है, जिसका अच्छा उदाहरण आपकी कंपनी शैली में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। कंपनी शैली में अनुकृत पोत का प्रयोग हुआ है, जो आपका पूछा जाता है। 1 नंबर का पॉइंट है आपका, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सर्जित पोत नंबर 3 पे आपकी सर्जित पोत आती है। सर्जित पोत वो पोत कहलाती है, सर्जित पोत वो पोत कहलाती है जिस पोत को हम आधुनिक मशीनों के द्वारा तैयार करते हैं। जिस पोत को हम आधुनिक मशीनों के द्वारा तैयार करते हैं वो आपकी सर्जित पोत कहलाती है, ठीक है। सर्जित पोत कैसी? जिस पोत को हम सर्जित पोत वह पोत है आपकी, सर्जित पोत वह पोत है आपकी जो हम आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार करते हैं। आधुनिक मशीनों द्वारा तैयार करते हैं। जैसे आपका कैनवास हो गया, जैसे आपका कैनवास हो गया, आपका हार्डबोर्ड कह सकते हैं आप, हार्डबोर्ड, ठीक है। कई सारे और भी जो धातु की चादर पे भी काम हो रहा है। तो इस तरह से आपकी सर्जित पोत जो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम आधुनिक यंत्रों या मशीनों के द्वारा तैयार करते हैं, आपकी सर्जित पोत कहलाती है, ठीक है। अनुकृत पोत किसी का अनुकरण करके हम जो पोत तैयार करते हैं, जिसका अच्छा उदाहरण आपको कंपनी शैली में देखने को मिलता है। प्राप्त पोत जो स्वतः प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपकी थी पोत जो 3 प्रकार की होते हैं, डिफाइन क्या है, ठीक है। और ये जो सर्जित पोत है, इससे क्वेश्चन हो निकलता है आपका कि जो सर्जित पोत है इसका प्रयोग कलाकारों ने किस शताब्दी में किया है। तो ये जो सर्जित पोत है आपकी, इसका प्रयोग 20वीं शताब्दी में किया है, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की देन है आपकी सर्जित पोत। क्वेश्चन हो जाता है आपका कि सर्जित पोत किस शताब्दी की देन है, तो 20वीं शताब्दी के कलाकारों ने सर्जित पोत का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं पोत से, ठीक है। ये थी आपकी पोत जो आपकी डिफाइन की है। अब नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है अंतराल। अंतराल किसे कहते हैं? अंतराल देखेंगे। अंतराल साथियों, अंतराल होता है कलाकार का कार्यक्षेत्र, कलाकार का कार्यक्षेत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है कि अंतराल क्या है। अंतराल आपका कलाकार का कार्यक्षेत्र आपका अंतराल कहलाता है, ठीक है। अंतराल आपका कलाकार का कार्यक्षेत्र कहलाता है, ठीक है। साथियों एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो डिस्टर्ब करता है। देखो, एक तो आपका है धरातल, और दूसरा है आपका अंतराल। ये 2 पॉइंट है आपके, धरातल और अंतराल। अगर आप किसी बच्चे से या किसी ड्राइंग के स्टूडेंट से क्वेश्चन कर ले कि धरातल और अंतराल क्या है, तो बच्चे समझते हैं दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन ये चीज़ गलत है, दोनों चीज़ अलग अलग है। क्योंकि जो आपका धरातल है, धरातल से अभिप्राय है कि आप कोई भी भित्ति हो, कोई कैनवास हो, कुछ भी ऐसा स्पेस जहां चित्रण कार्य कर सकते हैं, वो आपका
धरातल होगा, धरातल। ठीक है, धरातल आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भित्ति, पाषाण की गुफा, कैनवास, पेपर, कागज, ताड़पत्र, कुछ भी हो, वो आपका क्या है, आपका धरातल कहलाएगा। लेकिन अंतराल, अंतराल होता है कलाकार का कार्य क्षेत्र। ठीक है, अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये आपके पास कैनवास है और इस कैनवास में आपने ये छोटा सा पार्ट डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद में आप इस पार्ट में ही केवल ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग तैयार की है इस पार्ट में। तो जिस क्षेत्र में आपने ड्राइंग बनाई है, केवल वो पार्ट आपका कलाकार का कार्य क्षेत्र कहलाएगा, मतलब आपका अंतराल। ठीक है, अंतराल कहलाएगा जिस क्षेत्र में केवल काम हुआ है। और धरातल आपका, ये सारा कैनवास आपका धरातल है, लेकिन जिस क्षेत्र में कार्य किया जाता है वो आपका अंतराल या कलाकार का कार्य क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, धरातल आपका पूरा बोर्ड आपका क्या है, धरातल है, लेकिन इसमें हमने एक छोटी सी जगह पे स्पेस तैयार किया और उसमें हमने ड्राइंग कर डाली, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा अंतराल, कलाकार का कार्य क्षेत्रीय अंतराल कहलाता है। और धरातल आपका सारा का सारा ही धरातल है। ठीक है, तो दोनों चीज अलग अलग है, आगे से आप इसे ना भूले। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप आराम से डिफाइन कर ले। ठीक है, तो अंतराल आपका कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, और धरातल पोत का गुण है, और धरातल आपका सब कुछ जो आपके पास स्पेस है वो आपका धरातल क्या जाता है। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन निकलता है आपका कि वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा तत्व है जिसके बिना चित्रकला करना असंभव है, तो आपका अंतराल है। अगर आपके पास अंतराल नहीं होगा तो आप चित्रकला नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है कि वह कौन सा तत्व है जिसके बिना चित्रकला करना असंभव है, तो आपका अंतराल। अंतराल के बिना हम चित्रकला नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास कोई स्पेस या स्थान नहीं होगा तो हम हवा में कैसे ब्रश चलाएंगे। तो इसलिए अंतराल आपका महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो आपका अंतराल है, ठीक है, इसे कई सारे ग्रंथों में अलग अलग नाम से जाना गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ में। नंबर एक, अंतराल को, पहला पॉइंट यहां से निकलता है आपका कि जो आपका अंतराल है, अंतराल को अंतराल को समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार ग्रंथ में किस नाम से जाना गया है, किस नाम से जाना जाता है या जाना गया है। ठीक है, तो उसमें आपका आंसर होगा भूमि बंधन, भूमि बंधन। ठीक है, भूमि बंधन कहा जाता है आपका समरांगण, समरांगण सूत्रधार में, समरांगण सूत्रधार में अंतराल को किस नाम से जाना गया है, तो आपका भूमि बंधन कहा गया है। ठीक है, अंतराल को समरांगण सूत्रधार ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है, तो भूमि बंधन। एक नंबर का पॉइंट है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता है बार बार। अब क्वेश्चन एक हो निकलता है आपसे कि जो समरांगण सूत्रधार है इसके लेखक कौन है। ठीक है, जो समरांगण सूत्रधार ग्रंथ है इसके लेखक आपके राजा भोज, राजा भोज। ठीक है, लेखक इसके राजा भोज माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नंबर दो पे आपका क्वेश्चन बनता है कि अंतराल को, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु, विष्णु धर्मोत्तर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किस नाम से, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है,
जाना जाता है। तो जो आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है, इसमें इस ग्रंथ को स्थान स्थान के नाम से, ठीक है, स्थान के नाम से, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है दोस्तों, आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, याद करेंगे ताकि आप ना भूल ले। ठीक है, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका स्थान के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये निकलता है कि जो आपके ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मार्कंडेय मुनि। सॉरी, मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक है। ठीक है, मार्कंडेय मुनि लेखक माने जाते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के। और जो आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, इस ग्रंथ में सबसे पहले 9 रसों का वर्णन किया गया था। 9 रसों का वर्णन किया गया था। ठीक है, अब एक ग्रंथ है आपका अभिलाषिता चिंतामणि का, अभिलाषिता चित्रामणि। अभिलाषिता चित्रामणि में जो आपका अंतराल है, इसे किस नाम से जानते हैं, एक बार देख लेंगे, आप इसे रफ करेंगे दोस्तों। यहां से भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, ये जो तीनों ग्रंथ है आपके, सम्रांगण सूत्रधार हो गया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है आपका, और आपका अभिलाषिता चित्रामणि, इन तीनों ग्रंथ से क्वेश्चन बना है आपका और पूछ लेता है एग्जामिनर कि अंतराल को फला ग्रंथ में किस नाम से जाना गया है। ठीक है, तो आपके 2 ग्रंथ हो गए। नंबर 3 पे आपका है अभिलाषिता चित्रामणि। अभिलाषिता चित्रामणि, ठीक है, इसमें जो आपका अंतराल है अभिलाषिता चित्रामणि में, अंतराल को किस नाम से जाना गया है? अंतराल को किस नाम से जाना गया है या जाना जाता है? तो इसमें राइट है आपका, कि अंतराल को किस नाम से जाना गया है, तो इसमें कहा गया है आपका स्थान निरूपण। स्थान निरूपण कहा गया है आपका अभिलाषिता चित्रामणि में। ठीक है, अब क्वेश्चन इसका ये निकलता है कि अभिलाषिता चित्रामणि के लेखक कौन है? तो आपका जो ये ग्रंथ है अभिलाषिता चित्रामणि के लेखक है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है आपका। तीनों ग्रंथ इंपोर्टेंट है आपके, पूछे जाते हैं इनका लेखक भी। और जो ये आपका अंतराल है, अंतराल को क्या कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप इसे बारीकी से देखेंगे। ये थे दोस्तों आपके चित्रकला के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, जो अभी डिफाइन किए हैं और इनका किस तरह से क्वेश्चन निकलता है, ये चीज़ आपको डिफाइन करवाई है। अब इसके बाद आपके आते हैं चित्रकला के सिद्धांत। चित्रकला के सिद्धांत पढ़ने से पहले दोस्तों एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं एक बार आपको बता दूं, जो बहुत डिस्टर्ब करता है। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं आपके चित्रकला के तत्व, रे अंग हो गए तत्व, और अब की बार आपके सिद्धांत स्टार्ट होते हैं। सिद्धांत ये भी आपके 6 होते हैं। इसे डिफाइन करने से पहले दोस्तों हमारे 2-3 ग्रंथ हैं जिनमें बहुत सिमिलैरिटी है, और ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, क्योंकि इनका जो नाम है सेम सा है और इन्हें लिखा देखकर बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो आपका है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। एक है आपका
चित्र लक्षण, चित्र लक्षण। एक है आपका चित्र सूत्र। ठीक है, ये जो 3 ग्रंथ है आपके, ये ग्रंथ सेम है। अगर आप कोई एग्जाम में देखने को मिले तो आप इन क्वेश्चन को देखकर या इन पॉइंटों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और आप गलत निशान लगा देते हैं, क्योंकि इनका मोस्टली क्वेश्चन ही आता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है, चित्र लक्षण के लेखक कौन है और आपके चित्र सूत्र के लेखक कौन है। तो अगर किसी एक का दे दे और ऑप्शन में चारों हो तो आप ज़रूर गलती करते हैं, तो आप आगे से गलती ना करें। तो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ लिखा है ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो आपके पहला ग्रंथ है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके जो लेखक हैं वो है मार्कंडे मुनि। मार्कंडे मुनि, मार्कंडे मुनि। आपके जो चित्र लक्षण है इसके लेखक है नगनजीत, नगनजीत या भयजीत कहा जाता है इन्हें, भयजीत, नगनजीत या भयजीत आता है लिखा हुआ। और जो आपके चित्र सूत्र है इसके लेखक है नारायण मुनि, नारायण, नारायण मुनि। ठीक है, अब एक आपका नाट्यशास्त्र है, आपका नाट्यशास्त्र, एक ग्रंथ नाट्यशास्त्र है आपका। ये जो ग्रंथ है इसके जो लेखक है वो है भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। तो ये आपके 3-4 सिमिलैरिटी ग्रंथ है जिसमें जो इनके लेखक है ये मुनि करके इनका आंसर होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, इस क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं, तो आप आगे से ना करें। आपके जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है इसके लेखक मार्कंडे मुनि है, चित्र लक्षण के नगनजीत या भयजीत है, चित्र सूत्र के आपके नारायण मुनि है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र है आपके इसके भरत मुनि है। इस तरह से आप गलती ना करो क्योंकि ये सिमिलैरिटी है और आप गलती कर बैठते हैं। तो आपके याद रखोगे आपकी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक मार्कंडे मुनि, चित्र लक्षण के नगनजीत है या भयजीत कहते हैं, और चित्र सूत्र के आपके नारायण मुनि हैं और नाट्यशास्त्र के आपके भरत मुनि है। आप इसे याद रखेंगे, आगे से नहीं भूलेंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक चल रहा है चित्रकला के तत्व सिद्धांत, अंग तत्व सिद्धांत, तो उन पे चलते हैं हम, इसे रब करते हैं दोस्तों। तो आपके जो चित्रकला के सिद्धांत हैं ये भी आपके 6 हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सारे आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार निकलते हैं। पहला आपका है सहयोग, सहयोग, संतुलन, संतुलन। नंबर 3 पे आपका सामंजस्य, सामंजस्य। नंबर 4 पे आपका प्रभाविता, प्रभाविता। नंबर 5 पे आपकी प्रमाण, प्रमाण। और नंबर 6 पे आपकी प्रवाह, प्रवाह या लय भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपके चित्रकला के सिद्धांत है। साथियों, आप जब आपको एग्जामिनर ये पूछता है कि चित्रकला के तत्व क्या है, अंग क्या है या सिद्धांत क्या है, तो वो कोई भी एक चीज़ उठा लेता है और आपसे क्वेश्चन कर बैठता है कि ये क्या है, चित्रकला का तत्व है, सिद्धांत है, लोक कला है, क्या है। तो आपको इनको बारीकी से याद करना है ताकि एग्जामिनर कहीं से भी उठा ले तो आप गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि इसी असमंजस के कारण आप क्वेश्चन को गलती कर बैठते हैं। आपकी समझ में नहीं आता कि एग्जामिनर ने आपसे तत्व के विषय में पूछा है या सिद्धांत पूछा है या अंग पूछा है। आप सभी को एक समझते हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। आप थोड़ा बारीकी से ध्यान देकर समझेंगे तभी आपके माइंड में ये बात सेट होगी। ठीक है, तो पहले आता है आपका सहयोग। सहयोग क्या होता है, सहयोग होता है आपका जब हम किसी धरातल पर, मान लीजिए आपके पास पेपर, कैनवास कुछ भी है, उस धरातल पर जो हमारी आधार रेखा है, उस आधार रेखा पर किसी विषय वस्तु को, किसी वस्तु को जब हम उस पर कंपोज करते हैं या बनाते हैं तो उसमें जो वस्तुएं हम ऐड करते हैं जिन्हें हम अपना बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट,
उन ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना ही आपका सहयोग कहलाता है। तो सहयोग क्या है आपका? किसी भी विषय वस्तु के साथ जो आपकी ऑब्जेक्ट में है, किसी भी वस्तु का आपस में एक संबंध स्थापित करना ही आपका सहयोग कहलाता है। ठीक है, विषय वस्तु का आपस में संबंध स्थापित करना, विषय वस्तु का आपस में संबंध स्थापित करना ही आपका सहयोग कहलाता है। ठीक है, विषय वस्तु का आपस में संबंध स्थापित करना ही आपका सहयोग कहलाता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है आपका सहयोग के बारे में, कि जो आपका सहयोग है ये चित्रकला के तत्वों को बिखराव से बचाता है, बिखराव से बचाता है। ठीक है, एक वस्तु का दूसरी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करना ही आपका सहयोग कहलाता है। और इसका क्वेश्चन निकलता है कि वह कौन सा सिद्धांत या तत्व है जो चित्रकला के तत्वों को बिखराव से बचाता है। ठीक है, तो वो आपका है सहयोग, जो चित्रकला के तत्वों को बिखराव से बचाता है। ठीक है, वही आपका सहयोग कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संतुलन आप जानते हैं, बैलेंस। इसमें क्या होता है कि जो आपका कैनवास है, कैनवास पर जो आपकी आधार रेखा है, आधार रेखा पर विषय वस्तु का सही व्यवस्थित होना ही आपका संतुलन कहलाता है, जिससे चीज़ें आपकी उठी हुई, हवा में उड़ती हुई महसूस ना हो। जो उसकी आधार रेखा है चित्र की, उस पर टिकी हुई वस्तु दिखाई दे। जो उसका आधार रेखा है, इस पर एकदम उसका जो तल है वो एकदम सीधा और अच्छा व्यवस्थित दिखाई दे, आपका संतुलन होगा। ठीक है, जिससे चित्र भद्दा ना लगे, अच्छा लगे। संतुलन के बिना अगर आप कोई भी चित्रण कार्य करते हैं तो वो खराब बनता है, सुंदर नहीं बनता। तो आपकी जो विषय वस्तु है वो आधार रेखा पर अच्छी व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेस डिवीजन का भी विशेष ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका सामंजस्य। सामंजस्य क्या है? ठीक है, सामंजस्य में क्या होता है कि जो आपका संपूर्ण चित्र है, संपूर्ण चित्र को उसमें आपके अंग, तत्व, सिद्धांत, चित्र का बैकग्राउंड, कलर कॉम्बिनेशन, सब चीज को एक सूत्र में बांधे रखना ही, एक सूत्र में बांधे रखना ही, एक सूत्र में बांधे रखना ही, बांधे रखना ही सामंजस्य कहलाता है। सामंजस्य कहलाता है। ठीक है, तो आपका सामंजस्य क्या है कि संपूर्ण चित्र को एक सूत्र में बांधे रखना ही आपका सामंजस्य कहलाता है, ताकि चित्र में किसी प्रकार का विरोधाभास पैदा ना हो, कोई बिखराव पैदा ना हो, और उसमें कोई तत्व या अंग या कलर कोई अलग ना लगे, सबको सब एक सूत्र में, ठीक है, एक सूत्र में बंधा हुआ दिखाई दे। यह आपका सामंजस्य होता है। सहयोग बिखराव से बचाता है, तत्वों को संतुलन, आधार रेखा पर चीज़ों को व्यवस्थित कराता है ताकि चित्र सुंदर लगे, व्यवस्थित लगे। सामंजस्य संपूर्ण चित्र को एक सूत्र में बांधे रखता है, आपका सामंजस्य कहलाता है। अब आता है आपका प्रभाविता। प्रभाविता क्या होता है? प्रभाविता होता है जो आपका चित्र है, चित्र में जो हम बना रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, विषय है, उस टॉपिक को हम जो हमारे चित्र का केंद्र बिंदु है उसमें उसे व्यवस्थित करते हैं, जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करे, प्रभावित करे, वही आपका प्रभाविता कहलाता है। ठीक है, जो प्रभाविता है आपका, इसे केंद्रीयता का गुण भी कहते हैं। केंद्रीयता का गुण भी कहा जाता है, आपका प्रभाविता गुण कहते हैं। ठीक है, जो आपका प्रभाविता है, प्रभाविता को केंद्रीयता का गुण भी कहा जाता है, और ये कैनवास के या आपका जो चित्र धरातल है उसके सेंटर में बनाया जाता है, ताकि देखने वाले दर्शक
को अपनी ओर आकर्षित करे और सीधा ध्यान आपके मेन टॉपिक पे जाए। मान लीजिए आपका कुछ भी टॉपिक है, बनीठनी है, मोनालिसा है, तो आपका वो सेंटर में होगा ताकि वो दर्शक को अपनी ओर प्रभावित करे। यही आपका प्रभाविता कहलाता है, केंद्रीयता का गुण ही प्रभाविता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रमाण। प्रमाण आपको पीछे समझा दिया गया है कि विषय वस्तु का ब्यौरा, नापतोल आपका प्रमाण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवाह। प्रवाह क्या है? प्रवाह लय, चित्र में गति पैदा करना, गति पैदा करना, चित्र में गति पैदा करना ही प्रवाह है, लय। ठीक है, क्योंकि अगर चित्र में गति नहीं होगी तो चित्र ठहरा हुआ प्रतीत होगा, ठहरा हुआ। ठीक है, जब उसमें जैसे कि अगर आप एक साड़ी को दिखाएंगे तो वो हवा में झूलती है, तो उसमें क्या होगी? लय होगी, पानी की लहरें ऐसे फ्लो में होगी, तो वो क्या होगी? गति। मतलब कि चित्रों में जो ठहराव को दूर करता है वो आपका गति या प्रवाह कहलाता है, जिसे हम प्रवाह या लय कहते हैं। और प्रवाह से हम चित्र में गति पैदा करते हैं, ये आपकी लय या प्रवाह कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके चित्रकला के सिद्धांत, और यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन निकलते रहते हैं। आपको इस चीज़ को बड़ी बारीकी से ध्यान से पढ़ना होगा और याद करना होगा, बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपके माइंड में ये चीज़ें सेट होगी। ठीक है, ये आपके चित्रकला के अंग, तत्व, सिद्धांत क्लियर हुए हैं। आपका जो अगला टॉपिक होगा वो हम बहुत महत्वपूर्ण लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे चैनल से जोड़ें, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते पैसा देकर, वो फ्री में बहुत सारी चीज़ों को जान ले। जो बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं वो भी, और जो थ्योरेटिकल टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े। और दोस्तों, अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर कमेंट में लिखें, और जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे बताइए, मैं उसके सोल्व कराऊँगा। मिलते हैं हम एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद।